तो दोस्तों, राकेश झुंझुनवाला द इंडियन बिलियनियर, बिजनेस मैग्नेट, स्टॉक ट्रेडर, इन्वेस्टर, जिन्हें हम प्यार से द बिग बुल, द इंडियन वॉरेन बफेट के नाम से भी जानते हैं, वो 14 अगस्त 2022 को मुंबई के ब्रिज कांडी हॉस्पिटल में उनका देहावसान हो गया। दोस्तों, वो 62 ईयर्स की एज में लाखों स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स के लिए इंस्पिरेशन थे। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि बड़े लोग अपने विचारों के रूप में हमारे बीच में हमेशा ही विद्यमान रहते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि उन्होंने 1985 में 5,000 रुपये की कैपिटल से इन्वेस्टिंग चालू की और 14 अगस्त 2022 तक उनकी जो नेटवर्थ थी दैट इज़ मोर देन 5.8 बिलियन US डॉलर हो गई है। दोस्तों सभी जानते हैं कि उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट शेयर जैसे टाइटन को बहुत कम प्राइस पे लिया और उसको लंबा होल्ड किया और उनकी नेटवर्थ बन गई। लेकिन दोस्तों, ये लोग नहीं जानते कि उन्होंने उन स्टॉक्स को जब चूज किया था कितना हाई रिस्क उन बिजनेस पे अप्लाई करता है उस टाइम में। इसी तरह दोस्तों, वो नहीं जानते हैं कि उनका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ कैपिटल था वो उनके ट्रेडिंग से आता था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उनके द्वारा किसी स्टॉक सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया है, वो कैसे किसी स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, इस वीडियो में हम सीखेंगे। दोस्तों, उनका मानना था कि जब भी हम किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो हम उस कंपनी की एक बिजनेस मॉडल में निवेश करते हैं। उस कंपनी की जो प्रॉफिट होता है वो सर्टेन प्रिवलेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो कि डायनामिक इन नेचर होता है और हमेशा चेंज होता रहता है। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी के प्रॉफिट को एब्सोल्यूट टर्म में डिफाइन करने के बजाय हम ये रीजन्स और सर्कमस्टांसेस को देखना चाहिए जो उस कंपनी के प्रॉफिट को आगे चल के बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, मिस्टर राकेश झुंझुनवाला का मानना था कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टिंग से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स पैरामीटर्स को ध्यान से एनालाइज करना चाहिए। इसमें से दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, पहला है कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो कि हर कंपनी के लिए स्पेसिफिक होता है, और दूसरा प्राइस अर्निंग रेशियो जो कि कंपनी की इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो हमें किसी भी कंपनी की EPS को एब्सोल्यूट टर्म्स से देखते हुए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बशर्ते इसकी जगह पे हमें क्वालिटी ऑफ EPS को ध्यान देना है। तो किसी भी कंपनी का क्वालिटी ऑफ EPS 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है कि अकाउंटिंग पॉलिसी कंपनी क्या फॉलो कर रही है, सेकंड है कंपनी का कैश प्रोफाइल कैसा है, और थर्ड है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दोस्तों, इन 3 पैरामीटर्स को भी हमें ध्यान से एनालाइज करना चाहिए। तो दोस्तों, मिस्टर राकेश झुंझुनवाला का मानना था कि किसी भी कंपनी का EPS प्रेडिक्शन मेनली साइंस और पार्टली आर्ट है, जबकि किसी भी कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो का प्रेडिक्शन टोटल आर्ट है, वेरी लिटिल साइंस है इसमें। उनका मानना था कि जैसे केमिस्ट्री में मास्टर करने के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, या आपको कुकिंग सीखना है तो हमें टोटल ही थ्योरी से नहीं सीख सकते, उसको प्रैक्टिकल करके भी देखना पड़ता है। इसी तरह किसी कंपनी के फ्यूचर P को एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना और उसको प्रेडिक्ट करना एक मोस्ट डिफ़िकल्ट काम है, और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग में यह एक मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर है जिसे हर इन्वेस्टर को ध्यान से देखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, किसी भी कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो कंपनी के रिकॉर्ड ऑफ कंपनी, प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, रिस्क मॉडल, परसीव्ड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और परसीव्ड इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, इन कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों, मिस्टर राकेश झुंझुनवाला का मानना था कि वो कंपनियां जो कि अपने सेक्टर की लीडर हैं, इनोवेटर हैं या परफॉर्मर हैं, उन्हें मार्केट डिसप्रोपोर्शनलिटी रिवार्ड करता है। अतः हम उन कंपनी की EPS और PR को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और उसको प्रेडिक्ट करने के लिए उस कंपनी के रियल बिजनेस साइकिल को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, मिस्टर राकेश झुंझुनवाला का मानना था कि जब भी हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्टिंग के लिए जा रहे हैं तो उन कंपनीज में सर्टेन एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। तो जो पहला इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स उस कंपनी में होना चाहिए कि द एड्रेसेबल एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू द कंपनी, कि उस कंपनी के प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसका क्या स्कोप है, या उसका बिजनेस आगे चल के कितना बढ़ सकता है, ये हमेशा ही आपको ध्यान में रखना है। तो उन कंपनीज में जिनके प्रोडक्ट या सर्विसेज का डिमांड आगे चल के बहुत ही मैसिव बढ़ सकता है, उन्हीं कंपनीज में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टिंग करना है। तो दोस्तों, सेकंड इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो कंपनी में होना चाहिए, कंपनी का कम्पिटिटिव एबिलिटी है। इसके लिए आप देख सकते हैं कि क्या कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को लोएस्ट प्राइस पे वाइडेस्ट कस्टमर बेस को सर्व कर सकती है या नहीं। फिर हमें देखना है कि कंपनी में कम्पिटिटिव एबिलिटी इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए है जिससे वो प्रॉफिटेबल मैनर में सस्टेनेबल टाइम फ्रेम के लिए अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को मासेस में प्रोड्यूस कर सकता है, उसको सेल कर सकता है,
तो ये हमेशा ही आपको ध्यान में रखना है। तो उस कंपनी की जो कम्पिटिटिव एबिलिटी है दोस्तों, वो टेक्नोलॉजी की फॉर्म में हो सकती है, मार्केटिंग स्किल के रूप में हो सकती है, लोकेशन एडवांटेज के रूप में हो सकती है, नेटवर्क साइज के रूप में हो सकती है, या कैपिटल अवेलेबिलिटी के रूप में हो सकती है, या स्किल्ड पीपल के रूप में हो सकती है। तो दोस्तों उन कंपनीज में ये सब एट्रीब्यूट आपको देखने हैं। इसलिए थर्ड एट्रीब्यूट जिससे कंपनी में होना चाहिए वो कंपनी की स्केलेबिलिटी और इंटीग्रिटी ऑफ कंपनी है। उनका मानना था कि जो मैक्सिमम बिजनेस फेल होते हैं क्योंकि उनके जो प्रमोटर्स हैं उनका विजन ब्रॉड नहीं होता और उनकी रिस्क एपेटाइट भी अच्छी नहीं होती है, या रिस्क लेने से घबराते हैं और अपने बिजनेस को स्केल अप नहीं कर पाते। इसलिए कंपनियां लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके नहीं देती हैं और कंपनियां बड़ी नहीं बन पाती हैं। इसलिए दोस्तों उनका मानना था कि जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंपनी के शेयर प्राइस का एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे शेयर होल्डर्स को एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलती है। तो दोस्तों मिस्टर राकेश झुंझुनवाला का मानना था कि जब भी मैं किसी भी शेयर में एंट्री करता हूं और उसका जो मोस्ट पॉजिटिव एजम्पशंस जो हम कंपनी के लिए ले रहे हैं, जो फ्यूचर में जिस कारण से कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ सकता है वो फ्रूटफुल ना हो, तो भी कंपनी का शेयर प्राइस इस एंट्री प्राइस से ज़्यादा हो, तभी हमें उस प्राइस पे इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों किसी भी कंपनी में ऊपर मेंशन 3 एट्रीब्यूट्स को आप हमेशा ही ध्यान रखना है जब भी आप किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं।